अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने अक्टूबर नवंबर 2023 पेपर 2 जो है वो सॉल्व करना है। इंस्ट्रक्शंस एज इट इज़ सेम है, इनको आपने रीड आउट कर लेना है। अपना क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 इज फिगर 1.1 शोज अ टॉय वाटर रॉकेट। रॉकेट इज हाफ फिल्ड विद वाटर एंड कनेक्टेड बाय रबर ट्यूबिंग टू ए पंप। ये एक रॉकेट है जिसको इस पंप के साथ वाया रबर हमने कनेक्ट किया है। Air is pumped into the rocket so that pressure inside the rocket increases. जब एयर को पंप करेंगे तो प्रेशर जो है इनसाइड द रॉकेट इंक्रीज करेगा। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स। ये इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल मींस जब भी आपने थ्योरी क्वेश्चन लिखना है तो जो एयर पार्टिकल्स हैं उनका बिहेवियर आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है। वाई एयर इन द रॉकेट एक्सर्ट्स अ प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द रॉकेट। एयर पंप में से जब हम एयर को इसमें फिल करेंगे रॉकेट में, तो रॉकेट में जो वॉल्स हैं उन पर प्रेशर एक्सर्ट क्यों होगा। सबसे पहले इसको हम समझते हैं कि ऐसा क्यों होगा। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। देखें, एयर जो है, एयर के पार्टिकल्स या एयर मॉलिक्यूल जो हैं वो जब रॉकेट में जाएंगे तो रॉकेट की जो वॉल्स हैं ये वाली वॉल्स के साथ कोलाइड करेंगे। इनकी जो मोशन है वो रैंडम होती है। रैंडम मोशन की वजह से ये हर डायरेक्शन में जो है एयर की जो रॉकेट की वॉल्स हैं इनके साथ कोलाइड करेंगे। कोलिजन की वजह से फोर्स एक्सर्ट होगी। ये इस तरह पॉइंट हम लिख लेते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो हिट करेंगे वॉल्स को। हिट करने की वजह से फोर्स एक्सर्ट करेंगे पर यूनिट एरिया, और ये जो फोर्स पर यूनिट एरिया है यही प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है। तो सबसे पहले कोलिजन या हीटिंग, हीटिंग से फोर्स जो है अप्लाई होती है यूनिट एरिया पर, और ये फोर्स पर यूनिट एरिया ही प्रेशर है। तो अब इसको हमने वर्ड्स में लिखना है। ये स्टूडेंट्स इसका रिस्पॉन्स है। पार्ट 2 है टेम्परेचर ऑफ द एयर इन द रॉकेट रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर जो कांस्टेंट है एज एयर इज पम्प्ड इनटू द रॉकेट। एक्सप्लेन व्हाई increasing the number of particles in the rocket increases the pressure of the air in the rocket। लेकिन जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, ठीक है, मोर पार्टिकल्स होंगे तो इसका मतलब है मोर हीटिंग होगी, और मोर हीटिंग मींस मोर प्रेशर। सिंपल। ये आपने इसको वर्ड्स में हमने राइट डाउन करना है। ये इसका रिस्पॉन्स है स्टूडेंट्स। पार्ट बी, when air pressure in the rocket is high, rubber tubing is removed from the rocket. The water in the rocket is expelled downward. Explain in terms of momentum। अब यह कॉन्सेप्ट हमने यूज करना है। Why rocket begins to accelerate upward। वाटर जो है वो डाउनवर्ड मूव करेगा और रॉकेट जो है वो अपवर्ड मूव करेगा। ये बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। डायग्राम से हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। वाटर जब यहाँ से रबर ट्यूबिंग जो है यहाँ से जब हम इसे उतार देंगे, रिमूव करेंगे, तो वाटर जो है वो डाउनवर्ड मूव करेगा। लेकिन जब वाटर डाउनवर्ड मूव करेगा तो इसका मतलब है कि इसका जो मोमेंटम है डाउनवर्ड है, इसके रिएक्शन के तौर पर इस रॉकेट पर एक अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट होगी। ठीक है, जिससे रॉकेट जो है वो अपवर्ड एक्सेलरेट करेगा। रॉकेट में से वाटर वाटर डाउनवर्ड है तो रॉकेट जो है वो अपवर्ड मूव करेगा टू कंजर्व दी मोमेंटम। तो मोमेंटम की कंजर्वेशन की वजह से ये सारा प्रोसेस होगा। तो इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम हमने इसको यूं ही राइट डाउन करना है। ये स्टूडेंट्स इसका रिस्पांस होगा। वाटर जो है वो डाउनवर्ड मूव करेगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ही बेसिकली मोमेंटम की डायरेक्शन है। अगर वाटर जो है वो डाउनवर्ड मूव करेगा, वेलोसिटी डाउनवर्ड है, तो वाटर का मोमेंटम डाउनवर्ड होगा। अगर ये एक्शन है, न्यूटन थर्ड लॉ भी यहाँ पर एप्लीकेबल है। ये एक्शन है तो इसके रिएक्शन पर रॉकेट पर एक अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट होगी, जिससे रॉकेट जो है वो अपवर्ड मूव करेगा और उसका जो मोमेंटम है वो अपवर्ड होगा। सी पार्ट है एज द वाटर इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द रॉकेट, अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट चेंजेस। सजेस्ट टू रीजन फॉर द चेंज इन एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट। लेकिन जब वाटर जो है वो डाउनवर्ड निकलेगा रॉकेट में से, तो वाटर का मैस होता है,
तो जितना वाटर जो है वो रॉकेट में से निकलेगा बाहर, एक्सपेल होगा, इसका मतलब है रॉकेट का जो मैस है वो उतना कम होगा। तो मैस जितना कम होता है, एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस होता है, तो जितना मैस कम होगा उतना इसका मतलब है उसका एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज होगा या एक्सेलरेशन चेंज होगा। तो फर्स्ट जो है वो डिक्रीज इन मैस ऑफ रॉकेट है, क्योंकि पहले वाटर पानी जो था वो रॉकेट के अंदर था, अब एक्सपेल हो रहा है। और दूसरी बात, जब रॉकेट अपवर्ड मूव करेगा तो जो फ्रिक्शन है वो रॉकेट की मोशन के ऑपोजिट होगी, और जिसकी वजह से रॉकेट का जो एक्सेलरेशन अगेन चेंज होगा, क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो उसकी स्पीड को डिक्रीज करने की कोशिश करेगी। स्पीड की डिक्रीज या इंक्रीज बेसिकली एक्सेलरेशन है। सेकंड ये वाला एक रीजन है, फ्रिक्शन। और जैसे जैसे रॉकेट अपवर्ड जाएगा, हाइट जब इंक्रीज होगी, तो हाइट के इंक्रीज होने की वजह से जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। जी की वैल्यू डिक्रीज होने की वजह से भी एक्सेलरेशन जो है वो उसका डिक्रीज होगा, क्योंकि अगर फ्रिक्शन इन्वॉल्व है तो फिर एक्सेलरेशन जो है वो ए और जी दोनों होंगे। तो ये काफ़ी सारे प्रोसेसेस होते हैं जिनकी वजह से एक्सेलरेशन चेंज होता है, लेकिन हमें टू रीजंस के बारे में कहा गया है, तो हम यहाँ पर कोई टू रीजन जो है वो मेंशन करते हैं। तो ये भी मैं रीजंस लिखता हूँ यहाँ पर। ये फोर बेसिकली रीजन हैं जो ये इसके एक्सेलरेशन को चेंज करती हैं। तो मैंने यहाँ पे थ्री लिखी हैं, फ्रिक्शन वाली मैंने हाईलाइट कर दी है, आप कोई सी दो जो है वो माइंड में रख लें। क्वेश्चन नंबर 2, a lorry is at rest on a straight horizontal road. A constant driving force acts on the lorry and it accelerates forward. What is meant by acceleration? ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है, सिंपल हमने इसको लिखना है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्सेलरेशन होता है डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, जो कि फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, एक ही मैंने लिखा है। और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये स्टूडेंट्स आपने मेंशन नहीं करना, ये मैं जस्ट एक रिवीजन के एक पॉइंट ऑफ व्यू से सारा लिख रहा हूँ, राइट डाउन कर रहा हूँ। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वाला जो प्रोसेस है ये आपका जो आंसर है ये आपने राइट डाउन करना है, बाकी सारी चीजें एक रिवीजन के अकॉर्डिंग मैंने लिखी हैं। पार्ट बी है, एज द लॉरी मूव्स फॉरवर्ड वर्क इज डन ऑन इट बाय द ड्राइविंग फोर्स। State the equation that defines work done. Refer to the direction of force exerted. वर्क डन जो है उसका फॉर्मूला होता है एफ डी। अब यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स है, फोर्स को स्पेसिफाई करना जरूरी होता है। तो फोर्स या डिस्प्लेसमेंट किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, लेकिन वर्क डन के केस में हमने हमेशा वो डिस्टेंस जो है कंसीडर करना होता है जो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो। ये इसकी एक इक्वेशन होगी। ये हमने इसकी जो इक्वेशन है इसको हमने स्टेट किया, स्टेट दी इक्वेशन है तो हमने इसको वर्ड्स में लिख दिया है। तो आप इसको W इज इक्वल टू एफ डी भी साथ लिख सकते हैं, लेकिन स्टेट मीन्स कि आपने ये वर्डिंग में इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। साथ इसको भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन ये आपका मेन आंसर है। पार्ट टू, कैलकुलेट द वर्क डन ऑन द लॉरी बाय ड्राइविंग फोर्स व्हेन लॉरी ट्रेवल्स एट डिस्टेंस ऑफ 280 मीटर। W इक्वल्स एफ डी, force is 5.4 into 10 raised to power 4 मल्टीप्लाई बाय ये डिस्टेंस 280 जो फोर्स की वजह से कवर हुआ है या इन दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स कवर हुआ है। तो स्टूडेंट्स जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना, अब कई दफा स्टूडेंट्स की यहाँ पर कंफ्यूजन आती है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो 5.4 मल्टीप्लाई बाय 280 करें तो ये आता है 1512 इंटू 10 रेज टू पावर 4 जूल। ये आंसर आते हैं मोमन जब आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट कैलकुलेटर से करेंगे आंसर आ भी जाएगा। मैं थोड़ा आपको ना मैथमेटिकली इसको आप बता दूं, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे तो सबसे पहले आपने ये माइंड में रखना है कि आपने साइंटिफिक नोटेशन में इसको राइट डाउन करना है। साइंटिफिक नोटेशन में राइट डाउन करने का जो मेथड है वो ये है कि जो फर्स्ट वर्ड है ना, फर्स्ट इंटीजर है ना 1, इसके बाद हमने पॉइंट को प्लेस करना है,
इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर, अब कितना आएगा? देखें ये यूं है, हमने पॉइंट को यहाँ पर प्लेस किया, साथ एक इंटीजर लिख लिया, बाकी इंटीजर्स की हमें जरूरत नहीं है। ये वाला 4 है। अब देखेंगे पॉइंट के बाद कितने इंटीजर्स हैं, 1 2 3। तो जितनी पावर होगी उसमें उतने इंटीजर्स को आपने ऐड कर देना है। तो 4 + 3 7। तो ये वर्क डन आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। इसकी जरूरत नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको समझाया है। ये वाला स्टेप और ये वाला, ये दो स्टेप्स आपके इंपॉर्टेंट हैं जो आपने राइट डाउन करने हैं। ठीक है। पार्ट 3, एट वन पॉइंट ऑन द रोड काइनेटिक एनर्जी गिवन है एंड स्पीड वो भी गिवन है, कैलकुलेट मास ऑफ द लॉरी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला राइट डाउन करते हैं, ½ mv²। सबसे पहले मास का एक्सप्रेशन हम यहाँ पर बनाते हैं। 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, v² इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, इज इक्वल टू मास। अब यहाँ पर हम वैल्यूज जो है वो प्लेस करते हैं। 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी है 3.2 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय v। v 12 है तो v का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 144। तो अब कैलकुलेटर से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन इसका जो आंसर है वो भी कैलकुलेटर पर आपको कुछ यूं ही जो है वो आएगा। तो इसी तरह ही साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे कि फर्स्ट 4 के बाद हमने पॉइंट को प्लेस करना है, नेक्स्ट इंटीजर लिखना है और 10⁻⁴। यहाँ पर हमने पॉइंट प्लेस किया है तो 10 कितने इंटीजर्स हैं, 1 2 3 4। तो जितने इंटीजर्स हैं उतनी आपने वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर देनी है। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, when temperature of liquid increases kinetic energy increases and liquid expands, explain by referring to particles why liquid expands when heated। देखें जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, ये उसने मेंशन किया हुआ है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने का मतलब है स्पीड इंक्रीज करेगी। जब स्पीड इंक्रीज करेगी तो जो पार्टिकल्स हैं, गैस पार्टिकल्स हैं, वो हर डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेंगे। तो गैस पार्टिकल जो हैं स्पीड इंक्रीज करने की वजह से उनका जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, पहले अगर फॉर एग्जांपल इतना डिस्टेंस था, अब उनके दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। तो जब डिस्टेंस इंक्रीज करेगा इसका मतलब है वॉल्यूम इंक्रीज किया है, और वॉल्यूम जो इंक्रीज किया है यही एक्सपेंशन कहलाता है। अब यही जो है सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है इसको हमने अब वर्ड्स में जो है एक्सप्लेन कर देना, लिख देना है। ये इसका रिस्पॉन्स होगा। इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स हमने इसको एक्सप्लेन किया है। पार्ट बी है, हीटर इन ए केटल इज नियर टू द बेस ऑफ द केटल। केटल इज filled with water at a temperature। ये टेम्परेचर गिवन है एंड हीटर इज स्विच ऑन। स्टेट द नेम ऑफ मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर दैट causes एनर्जी टू बी ट्रांसफर टू द वाटर दैट इज टचिंग द हीटर। हीटर से वाटर में जो हीट गई है वो कैसे गई है? देखें हीटर से वाटर में जानी है, इसका मतलब है वाटर के कोई बेस जो है, कोई पैन है, कोई मेटल है जिसमें से हीट ने जाना है। ठीक है, तो हीटर से वाटर में जो हीट गई है वो गई है कंडक्शन की वजह से। पार्ट 2 है, एक्सप्लेन हाउ थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड थ्रू ऑल ऑफ द वाटर इन द केटल। अब हमने ये बताना है कि वाटर के अंदर जो हीट है, उस वाटर के अंदर जो हीट है वो कैसे ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूट हुई है या ट्रांसमिट हुई है। वाटर के अंदर जो हीट है वो कैसे ट्रांसफर हुई है? तो वाटर जो है बेसिकली इसमें जो हीट ट्रांसफर है वो होगी कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होगा, सबसे पहले वाटर जो है बेस के करीब जो वाटर होगा वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद इसकी जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होगी। डेंसिटी डिक्रीज होने की वजह से वाटर राइज होगा, और जब ये राइज होगा तो इसकी जो रिप्लेसमेंट है वो कोल्ड वाटर जो है वो करेगा। कोल्ड वाटर इसकी रिप्लेसमेंट करेगा, इसकी जगह ले लेगा, और फिर ये कोल्ड वाटर जो है ये दोबारा हीटअप होगा, राइज होगा। इस तरह
कोल्ड वाटर आता जाएगा, हीट अप होकर राइज होता जाएगा और राइज होने में वो अपने एनर्जी को ट्रांसफर करता रहेगा। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा जब तक पूरी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर नहीं हो जाती। पार्ट 3 है स्टेट द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। इंक्लूड यूनिट इन योर आंसर। डिग्री सेल्सियस में लिखेंगे तो 100 होगा और अगर इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 373 केल्विन। आपने कोई एक लिखना है, मैंने दोनों यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, दोनों मैंने मेंशन कर दिए, मौज करें आप। ठीक है। पार्ट 4 है जी केटल कंटेन्स दिस kg ऑफ वाटर एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्पेसिफिक हीट इज गिवन व्हेन वाटर रीचेज इट्स बॉइलिंग टेम्परेचर। केटल स्विचेस ऑफ। कैलकुलेट द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द वाटर। फॉर्मूला Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। Q बेसिकली इंटरनल एनर्जी जो हमने फाइंड आउट करनी है, मैस 2.5 मल्टीप्लाई बाय C 4200 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर एट डेल्टा T चेंज। देखें वाटर का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो फाइनल टेम्परेचर है 100। इनिशियल क्या होगा? स्टेटमेंट के जो बी पार्ट की स्टेटमेंट है इसमें देखें ये टेम्परेचर, केटल को जब फिल किया और हीटर को स्विच ऑन किया था, इस 17 डिग्री सेल्सियस जो है ये इनिशियल टेम्परेचर है। तो फाइनल माइनस इनिशियल। एक पॉइंट आपने स्टूडेंट्स माइंड में रखना है, अगर ये डिग्री सेल्सियस में है तो ये भी डिग्री सेल्सियस। दोनों टेम्परेचर्स या तो डिग्री सेल्सियस में होंगे या दोनों ही केल्विन में होंगे। यानी अगर आपने सपोज 2.5 मल्टीप्लाई बाय 4200 और आप टेम्परेचर केल्विन में लिखना चाहते हैं तो 373 माइनस ये वाला टेम्परेचर आप जो है इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 290। ठीक है। इससे सॉल्व करें या इससे सॉल्व करें, दोनों केसेस में आपका आंसर जो है वो सेम आएगा, दोनों आंसर्स आपके राइट हैं। बस ये अपने माइंड में रखना है कि जब भी आपने टेम्परेचर फाइंड करना है, फाइनल माइनस इनिशियल में दोनों टेम्परेचर जो हैं उनका यूनिट सेम होने चाहिए। ठीक है। तो जी इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 8.7 इंटू 10⁵ जो। क्वेश्चन नंबर 4, रेड लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट्स अब आपको जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया है वहां से आपको ये आइडिया हो गया होगा कि मैं हमेशा आपसे ये कहता हूं कि जब भी आपने स्टेटमेंट पढ़नी है, रीड आउट करनी है, तो उसमें जो गिवन डेटा है, इस तरह के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या वैल्यूज हैं उनको हाईलाइट कर लें। जब आप हाईलाइट करेंगे ना तो आपके माइंड में ये रहेगा कि कौन कौन सी वैल्यूज हमने हाईलाइट की थी। तो ये जब भी गिवन डेटा पढ़ें तो ये स्कैन लाजमी किया करें कि डेटा गिवन में कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हाईलाइट करने वाले हैं। फ्रीक्वेंसी गिवन है एंड स्पीड इज गिवन। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एयर। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो हमने लैम्डा फाइंड करना है। लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर एफ। v बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट है, 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 4.7 इंटू 10⁴। ये स्टेप बाय स्टेप आपने सारा सॉल्व करना है। जब ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने ईच एंड एवरी स्टेप आपने करना है। फॉर्मूला लिखा, इसमें वैल्यूज पुट की और फिर इसका आंसर आपने राइट डाउन करना है। ठीक है। कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, आंसर है 6.4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। पार्ट बी, figure 4.1 shows a narrow beam of red light striking the surface of parallel sided glass block. State what happens to the speed, frequency and wavelength as it enters the block. ये एयर है, ठीक है, और ये ग्लास है। लाइट ने अपना मीडियम चेंज किया है, तो लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट हुई है। जब भी लाइट अपना मीडियम चेंज करती है, लाइट जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से बेंड हो जाती है, यानी रिफ्रैक्ट होती है। स्टूडेंट्स ये बात आपने रिफ्रैक्शन में याद रखनी है कि रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी जो है वो हमेशा सेम रहती है। ठीक है। लाइट जो है वो रेयर मीडियम से डेंसर में आई है,
तो स्पीड जो है लाइट की डिक्रीज करेगी। अब देखें v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है v इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। हम यहाँ यूं लिख सकते हैं, जब प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करेंगे तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हम प्लेस करेंगे, तो v प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। इसका मतलब है अगर स्पीड डिक्रीज हुई है तो वेवलेंथ जो है वो भी डिक्रीज होगी। ये प्रोसेस उस वक्त होगा जब लाइट जो है लेस डेंस से डेंसर मीडियम में आ रही है। जब डेंसर से लेस डेंस में जाएगी तो इसके स्पीड और वेवलेंथ ऑपोजिट हो जाएंगी। फ्रीक्वेंसी रिफ्रैक्शन के केस में सेम रहती है। ठीक है, अच्छा जी। यूजिंग द एंगल शोन इन फिगर 4.1 कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला n इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल I डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल R। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो नॉर्मल के साथ होने चाहिए, तो ये दोनों नॉर्मल के साथ हैं, तो सिंपल हम डायरेक्ट इनको पुट करेंगे। साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 30 डिग्री, तो ये आंसर आएगा 1.4 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट, तो इसकी सिर्फ वैल्यू होगी। पार्ट 3 है लाइट कंटिन्यूज अलोंग द पाथ until it strikes the bottom surface of the block. Light then emerges into the air. Draw the on figure show the path taken by the light until it strikes on the bottom. आपको बता देता हूँ इसका क्या मतलब है। ये वाला जो पाथ है हमने ये ड्रॉ करना है कि ये जो लाइट रे है इसके साथ अब स्ट्राइक करेगी तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, और जब ये ग्लास से एयर में आएगी तो इस लाइट की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी। तो सबसे पहले जो ये आपने जब भी इसको ड्रॉ करना है ना, हमेशा स्केल के साथ आपने ड्रॉ करना है ताकि आपकी जो लाइंस हैं वो डायरेक्ट जो है ना स्ट्रेट ड्रॉ हों। तो सबसे पहले तो इसको डायरेक्ट हम इसी तरह ही ड्रॉ करेंगे, ये स्ट्रेट लाइन आएगी। अब ये कर्व नहीं है, स्ट्रेट लाइन होगी। जिस पॉइंट पे ये स्ट्राइक करेगी ना सरफेस के साथ, इस पॉइंट पर आपने एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। नॉर्मल एक परपेंडिकुलर लाइन होती है सरफेस के। और दूसरी बात, जब लाइट जो है ग्लास से एयर में आ रही है, मोर डेंस से लेस डेंस में आ रही है, तो लाइट जो है अपने नॉर्मल से अवे मूव करती है। तो ये कुछ इस तरह ड्रॉ होगी, यानी कि ये मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं, अवे फ्रॉम नॉर्मल। आपने इसको मेंशन नहीं करना, ये लिखना नहीं है आपने, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए ये लिखा है कि जब भी ग्लास से एयर में मोर से लेस डेंस में आती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है, जब एयर से ग्लास में आएगी तो टूवर्ड्स नॉर्मल जाएगी। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा कि इमर्जिंग रे और इंसिडेंट रे जो है ना ये पैरेलल हो जाती हैं। आप इस तरह इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, most of the energy emitted by the sun is in three regions of electromagnetic spectrum. The name of one of three regions is ultraviolet. State the names of all regions in order of increasing frequency. एक्चुअली अल्ट्रावायलेट रीजन जो है ये इससे जो पिछला रीजन होगा वो होगा विजिबल, ये विजिबल होगा, आईआर होगा और अल्ट्रावायलेट होगा। ये तीन रीजन होते हैं। ठीक है, तो जब आप आईआर से अल्ट्रावायलेट की तरफ मूव करेंगे, व्हेन वी मूव फ्रॉम आईआर टू अल्ट्रावायलेट, आपने अब उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद करना है जैसे आपको क्लास टीचर ने करवाया, मैं जैसे अपने स्टूडेंट्स को करवाता हूँ मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। व्हेन वी मूव फ्रॉम आईआर टू अल्ट्रावायलेट, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज, वेवलेंथ डिक्रीजेज। ठीक है, तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी तो लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो अल्ट्रावायलेट की होगी, उसके बाद इंटरमीडिएट जो है वो विजिबल की होगी, और स्मॉलेस्ट इन तीनों में आईआर की होगी। ठीक है, पार्ट 2 है सम ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रीचेज द सरफेस ऑफ अर्थ गिव वन पॉसिबल डैमेजिंग इफेक्ट।
of ultraviolet radiation on human body and property of ultraviolet that causes this damage. डैमेजिंग इफेक्ट्स इसके काफ़ी होते हैं, जिसमें स्किन बर्न या स्किन कैंसर भी हो सकता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से। मैं एक से ज़्यादा लिख देता हूँ जो आपकी बुक में भी यूज़ हुए होंगे, आपके कोर्स में भी यूज़ हुए हैं। सनबर्न भी हम इसको कह सकते हैं, और कैटरैक्ट, ये बेसिकली आंखों को भी डैमेज कर सकती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। ठीक है, तो ये कैटरैक्ट जो है ये भी इसका एक साइड इफेक्ट होता है। तो ये 3 मैंने लिख दिए हैं। ये कैटरैक्ट जो है बेसिकली आई डैमेजिंग को कैटरैक्ट कहते हैं हम। तो सेकंड है कि इसकी प्रॉपर्टी, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है कि जिसकी वजह से सारे प्रोसेस होते हैं। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है ये हाईली आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं, तो ये आपने लिख देना है। पार्ट बी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज अ ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स मीन क्रेस्ट और ट्रफ। डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो आपको पता है ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल की मोशन और वेव की मोशन परपेंडिकुलर होती है, और लॉन्गिट्यूडिनल में पार्टिकल की मोशन और वेव की मोशन जो है वो पैरेलल होती है। तो ये हमने लिखना है दोनों के बारे में। ये स्टूडेंट्स इसका रिस्पॉन्स होगा ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल का। क्वेश्चन नंबर 6, फिगर 6.1 shows a circuit that contains two identical cells each of EMF 1.5 or connected in parallel. Circuit also contains two ammeter, thermistor, two resistors R and S. Reading on ammeter is ammeter 1 पे जो रीडिंग है वो है 0.20 एम्पियर। यहाँ पर हम राइट डाउन कर लेते हैं। Part 1 has stated why the reading on ammeter 2 is also same 0.20। दोनों की रीडिंग सेम क्यों है? स्टूडेंट्स, जब भी एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आ जाएं तो सबसे पहले आपने अपने माइंड में जो कॉन्सेप्ट लेकर आना है वो होना है कॉम्बिनेशंस। ये कॉम्बिनेशंस कौन सा है? ठीक है, अगर आपको पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल फिगर आउट आप कर सकते हैं, वेल एंड गुड। अगर आपको नहीं पता कि ये कॉम्बिनेशन सीरीज है या पैरेलल, तो देखें करंट दोनों में सेम है, यही बात उसने पूछी है। तो आपको ये पता होना चाहिए जो करंट है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम होता है। ठीक है, पहली बात तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि करंट जब यहाँ से पास करेगा तो करंट के पास एमीटर 1 से एमीटर 2 तक सिर्फ एक सिंगल पाथ है, यानी करंट एमीटर 1 से 2 में जाते हुए डिवाइड नहीं हो रहा। तो इट मींस दिस इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन, और सीरीज कॉम्बिनेशन की वजह से दोनों एमीटर्स की रीडिंग जो है वो सेम है। और सेकंड ये है, अगर आपको नहीं पता चलता तो इस तरह क्वेश्चन में आप फिगर आउट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उसने कहा है एमीटर 1 और 2 में करंट की रीडिंग सेम है, तो इसका मतलब है सीरीज कॉम्बिनेशन है, तभी करंट सेम है। तो यही हमने लिखना है। ये मैंने हाईलाइट कर दिया पॉइंट्स को। सीरीज कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से करंट सेम है। पार्ट बी, रेजिस्टेंस ऑफ R इज 1.5 एंड रेजिस्टेंस ऑफ S इज 3.5। इसकी रेजिस्टेंस है 1.5 और इसकी रेजिस्टेंस है 3.5 ओहम्स। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ टी, इसकी रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन, और सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट जो है वो इक्वल होगी आर प्लस एस प्लस टी। ये तीनों की रेजिस्टेंस क्योंकि सीरीज में इस वजह से मैंने लिख दिया है। आर की रेजिस्टेंस है 1.5 प्लस 3.5 प्लस टी और प्लस आर ई। अब इसका मतलब है अगर हमारे पास ये वाली रेजिस्टेंस हो तो हम टी को फाइंड करेंगे, अदरवाइज टी फाइंड नहीं हो सकता। तो इक्विवेलेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम ओहम्स लॉ यूज करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर। तो R इज इक्वल टू V ओवर आई। ये जो ओहम्स लॉ से हमने फाइंड आउट करनी है ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, तो EMF जो है वो 1.5 है
और पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल में ईएमएफ जो है वो सेम होती है, तो इसका मतलब है टोटल वोल्टेज या ईएमएफ जो है वो 1.5 डिवाइडेड बाय करंट 0.20। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आर इक्विवेलेंट है इसकी वैल्यू आएगी 7.5 ओम। अब यहां पर आप इसको प्लेस करें, ये 5 प्लस टी और t इज इक्वल टू आ जाएगा 7.5 माइनस 5, तो t की वैल्यू आ जाएगी 2.5 ओम्स। तो कॉम्बिनेशन से आप इसको यूं सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट 2 है टेम्परेचर ऑफ टी इंक्रीजेस, एक्सप्लेन व्हाई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टी डिक्रीजेस। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टी यानी कि थर्मिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिक्रीज क्यों करेगा। देखें, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ये टी टेम्परेचर है, ठीक है, ये माइंड में रखिएगा, ये कहीं थर्मिस्टर ना समझ लीजिएगा। थर्मिस्टर का टेम्परेचर जब इंक्रीज करेगा तो थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी। जब रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी तो थर्मिस्टर का जो करंट है वो इंक्रीज करेगा। थर्मिस्टर का जब करंट इंक्रीज करेगा V इज इक्वल टू आई आर, तो जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है या पोटेंशियल ड्रॉप है वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। ये जो है ब्रेनस्टॉर्म, इसे अब आपने वर्डिंग में राइट डाउन करना है। ये स्टूडेंट्स इसका रिस्पॉन्स होगा, इसको रीड आउट कर लें एक दफ़ा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एन ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर इज यूज्ड टू इन अ रिमोट लोकेशन टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी। ये इसका सर्किट है। स्टेट द नेम्स ऑफ कंपोनेंट्स लेबल्ड पी एंड क्यू। पी जो है कार्बन ब्रशेज हैं और क्यू स्लिप रिंग्स हैं। पार्ट 2 है व्हेन जनरेटर इज प्रोड्यूसिंग एन इलेक्ट्रिकल आउटपुट, पी इज स्टेशनरी, कार्बन ब्रशेज जो हैं वो स्टेशनरी होते हैं, क्यू इज रोटेटिंग, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ पी एंड क्यू। ये स्टूडेंट्स इसका रिस्पॉन्स है। जो कार्बन ब्रशेज हैं, देखें, ये हमें एक कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं एक्सटर्नल सर्किट यानी आउटपुट तक, और जो ये क्यू हैं स्लिप रिंग्स हैं, ये हमें ये जो कॉइल रोटेट कर रही है, कॉइल और कार्बन ब्रशेज के दरमियान जो सर्किट है, कनेक्शन है, वो प्रोवाइड करते हैं। क्यू जो स्लिप रिंग्स हैं वो हमें ये भी हेल्प करते हैं कि जब ये कॉइल रोटेट करे तो ये जो वायर्स हैं ये आपस में ट्विस्ट ना हो जाए। पार्ट बी है आउटपुट ऑफ जनरेटर इज कनेक्टेड टू एन ऑसिलोस्कोप। ये ऑसिलोस्कोप में वाई पर जो सेटअप है वो 5 वोल्ट पर सेंटीमीटर है, यानी ये वोल्टेज है। एंड टाइम बेस्ड सेटिंग जो है ये, यानी इस पे टाइम बेस्ड सेटिंग है। वोल्टेज जो है 5 वोल्ट है पर सेंटीमीटर, और जो टाइम है वो 2 मिली सेकेंड है पर सेंटीमीटर, ठीक है। Write a letter X on the trace shown in figure to indicate one point when the coil is vertical. लेकिन जब कॉइल वर्टिकल होगी ना, वर्टिकल में फ्लक्स चेंज नहीं होता, और वर्टिकल में ईएमएफ जो है वो जीरो होती है या वोल्टेज जो है वो जीरो होता है। अब जीरो वोल्टेज में एक लेटर हमने लिखना है, ये जो लाइन है ना जहाँ पर ये बार्स हैं छोटी छोटी, इस लाइन पर जो वैल्यू है वो जीरो होगी, ठीक है। तो देखें, इस पूरे ट्रेस में 1 2 3 4 5 टोटल 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर ईएमएफ जीरो है। आपने किसी एक पॉइंट पर, इन पांचों में से किसी एक पॉइंट पर आपने एक्स को प्लेस कर देना है, ठीक है। आप किसी भी पॉइंट पे एक्स को प्लेस कर सकते हैं, जिसका मतलब है ईएमएफ जो है वो जीरो होगी। पार्ट 2 है फिगर, यूजिंग फिगर दिस डिटरमिन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ प्रोड्यूस्ड बाय द जनरेटर। इस केस में जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ है वो बेसिकली इसका एम्पलीट्यूड है, ये वाला, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो एम्पलीट्यूड है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एम्पलीट्यूड है कितना। एक जो ब्लॉक है वो हमें 1 सेंटीमीटर की इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो मैक्सिमम ईएमएफ में हम देखते हैं कि हमारे पास ब्लॉक्स कितने हैं, और उसके अलावा भी कोई इंफॉर्मेशन है वो भी देखते हैं।
देखें 1 2 3, यहाँ तक 3 ब्लॉक्स हो गए। इसके बाद जो इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक की ये वैल्यू है, ये हमें ये बार्स देंगे। ये जो लाइनें लगी हैं, इस पॉइंट तक कितनी लाइंस हैं? 1 2 3। ये थर्ड लाइन है जो हमें यहाँ तक इंफॉर्मेशन दे रही है। इसका मतलब है कि 3 टोटल बार्स हैं प्लस 3 स्मॉल लाइंस हैं। तो अब ये जो 3 स्मॉल लाइंस हैं, एक लाइन हमें कितनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, अब हमने ये देखना है। मैं जरा डिटेल में आपको बता रहा हूँ। देखें, एक जो हमारे पास ये कंप्लीट एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है 1 सेंटीमीटर और इसमें है 5 लाइंस। ठीक है, तो एक लाइन जो है हमें कितने सेंटीमीटर की इंफॉर्मेशन देगी? 1/5। तो एक लाइन हमें बता रही है 0.2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लाइन। यानी ये जो एक सिंगल लाइन है ये हमें 0.2 सेंटीमीटर की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। अब यहां से देखेंगे टोटल है 3 लाइंस, ये वाली 3 ब्लॉक्स हैं और 3 ही लाइंस हैं। एक लाइन हमें प्रोवाइड कर रही है 0.2 सेंटीमीटर, तो 3 लाइन हमें प्रोवाइड करेंगी 0.6। तो 3 ब्लॉक्स, तो जो एम्पलीट्यूड है वो होगा 3 ब्लॉक्स, ठीक है, प्लस 3 लाइंस। ये आपकी मैं आसानी के लिए लिख रहा हूँ, आपने पेपर में यूं नहीं लिखना, पेपर में आपने डायरेक्ट लिखना है। 3 ब्लॉक्स मीन 3 सेंटीमीटर और एक लाइन 0.2 है तो ये हो जाएंगी 0.6, तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा 3.6। तो एम्पलीट्यूड आ गया 3.6। इसका मतलब है 3.6 ब्लॉक्स जो हैं वो हमें इसके एम्पलीट्यूड की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। एक ब्लॉक जो है उसका वोल्टेज कितना है? वो है 5 वोल्ट। तो 3.6 का वोल्टेज कितना होगा? तो मैक्सिमम वोल्टेज 3.6 मल्टीप्लाई बाय 5। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 18 वोल्ट। तो सबसे पहले आपने ब्लॉक्स देख लेने हैं, कितने ब्लॉक्स हैं, उससे आपको कितनी इंफॉर्मेशन मिल रही है सेंटीमीटर्स में। फिर आपने देखना है एक ब्लॉक आपको कितने वोल्टेज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, उससे आपने मल्टीप्लाई कर देना है। थर्ड पार्ट है यूजिंग दिस फिगर इन मिली सेकेंड्स टाइम इट टेक्स 1 रेवोल्यूशन ऑफ द कॉइल। अब हमने टाइम बताना है, 1 रेवोल्यूशन का मतलब है 360 डिग्री तक। तो सबसे पहले फिगर आउट करते हैं 360 डिग्री कहाँ तक होते हैं। ये स्टार्टिंग है 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये पॉइंट है 360 डिग्री। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो कर्व है ना, सारी ट्रेस का ये वाला जो पार्ट है, ये एक सिंगल ऑसिलेशन को शो कर रहा है। इसमें हम देखें कितने ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4, 4 ब्लॉक्स हैं, 4 ब्लॉक्स हैं। अब टाइम जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस है और एक ब्लॉक हमें कितना टाइम प्रोवाइड कर रहा है? एक ब्लॉक हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है 2 मिली सेकेंड। ठीक है, तो मिली सेकेंड में है तो 4 ब्लॉक्स कितने प्रोवाइड करेंगे? 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 8 मिली सेकेंड्स। पार्ट 4, डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर टाइम पीरियड, तो 1 ओवर 8 मिली सेकेंड्स। अब क्या इसे आगे सॉल्व करना है या हम 1/8 से इसको सॉल्व करेंगे? तो इसका आपको पता चलेगा यूनिट से। फ्रीक्वेंसी अपने एसआई यूनिट में है तो टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकंड। तो इसका मतलब है आपने मिली को कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। 1 ओवर 8 इंटू 10 रेज टू पावर -3, -3 को हम ले जाते हैं न्यूमरेटर में, ये हो जाएगा +3 विच इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 8। दिस वन इज इक्वल टू 125 हर्ट्ज। आंसर 125 हर्ट्ज है, लेकिन आपके जो मार्किंग स्कीम है उसमें आंसर उन्होंने राइट डाउन किया है 130 हर्ट्ज। अगर आप देखेंगे तो 130 हर्ट्ज है। आपका ये वाला आंसर भी इक्वली राइट होगा, करेक्ट होगा, और 130 जो है वो
मार्किंग स्कीम वाला आंसर है, लेकिन आप मैथमेटिकली जब इसको सॉल्व करेंगे तो 125 भी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, uranium is isotope of uranium that is used as the fuel in the nuclear power station. Isotope is this given. State how a neutral atom of uranium 235 differs from a neutral atom of uranium 238. 235 और 238 में क्या डिफरेंस है? न्यूट्रल एटम का जो वर्ड वो आपको बता रहा है, वो ये बताना चाह रहा है कि इसमें स्टूडेंट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल है। ठीक है, ये मतलब है न्यूट्रल एटम का। अब रह गए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो इसका मतलब है इन दोनों में जो डिफरेंस है वो न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस है। उसके अलावा अगर हम इसके अलावा अगर हम इसमें से न्यूट्रॉन को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यूरेनियम का जो मास नंबर है वो 92 होता है। इसमें जो अगर हम फाइंड आउट करें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और इसमें फाइंड आउट करें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को फाइंड आउट करने के लिए मास नंबर और एटॉमिक नंबर को हम जो है वो माइनस करते हैं। ये आंसर आएगा 143 और इसका आंसर आएगा 146। इसका मतलब है यूरेनियम 235 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं एज कंपेयर टू यूरेनियम 238 कम है, 3 न्यूट्रॉन्स जो हैं वो कम है। ये जो स्टूडेंट्स आंसर है ये आपके मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग है, लेकिन इसको थोड़ा मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, बी पार्ट है इन ए रिएक्टर न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम एब्जॉर्ब स्लो मूविंग न्यूट्रॉन एंड अंडरगोज अ फिशन। स्टेट व्हाट हैपेंस टू द न्यूक्लियस ऑफ एटम ड्यूरिंग फिशन। फिशन में क्या होता है कि जब एक यूरेनियम 235 एक न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को, तो ये एक लार्ज न्यूक्लियस जो है दो स्मॉलर न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, और साथ 2 और 3 न्यूट्रॉन्स भी एमिट होते हैं। तो ये प्रोसेस होता है न्यूक्लियर फिशन, जिसमें लार्जर न्यूक्लियस स्मॉलर न्यूक्लियाई में स्प्लिट होता है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी एमिट होते हैं, साथ है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी एमिट होती है। ये आपने राइट डाउन करना है। इसके बाद एक्सप्लेन हाउ फिशन कैन लीड टू चेन रिएक्शन इन द रिएक्टर। ये स्टूडेंट्स इसका रिस्पॉन्स होगा, इसे आप रीडिंग कर लें इसकी एक दफ़ा। फर्दर कोई क्वेश्चन होगा तो आप मेरे साथ इसे डिस्कस भी कर सकते हैं। पार्ट 3 है स्टेट द पर्पस ऑफ मॉडरेटर इन द रिएक्टर। मॉडरेटर का पर्पस क्या होता है? फिशन के लिए हमें रिक्वायर होते हैं स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स, लेकिन फिशन रिएक्शन में जो न्यूट्रॉन्स एमिट होते हैं वो होते हैं फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स। तो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को हमें स्लो डाउन करना है अगर हमने फिशन रिएक्शन को प्रोसीड करना है। तो न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करने के लिए हम मॉडरेटर यूज करते हैं। ये मॉडरेटर का पर्पस है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ कंट्रोल रॉड्स इन द रिएक्टर। क्वेश्चन नंबर 9, planet Venus orbits the sun at a constant speed and takes time tv to complete one orbit. Venus is always this is the distance from the sun. Calculate time period of Venus. तो s is equal to vt, तो t is equal to s over v। s जो है ये 2 पाई r डिवाइडेड बाय v, सारी वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करेंगे। 3.1 मल्टीप्लाई बाय आर जो है ये डिस्टेंस है वीनस और सन का, 1.1 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाय 3.4 इंटू 10⁻4। ये सारे स्टेप आपने करने हैं वन बाय वन। इसके बाद डायरेक्ट यहाँ से कैलकुलेशन करें और आंसर आप प्लेस करेंगे 2 इंटू 10⁻7 सेकेंड। एक्सप्लेन वाई स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड के लिए हमें डायरेक्शन रिक्वायर नहीं होती, इस वजह से ये स्केलर क्वांटिटी है। पार्ट सी है वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू द वेलोसिटी ऑफ वीनस एज इट ऑर्बिट्स द सन। ये वीनस है, यहाँ से हम देख लेते हैं। लेकिन जो सर्कुलर पाथ में स्टूडेंट्स जो वेलोसिटी है वो हर पॉइंट पे अलोंग द टेंजेंट होती है।
वीनस अगर यहाँ पर है तो ये इस पॉइंट पर होगी, वीनस अगर यहाँ पर है तो यहाँ होगी। ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है हर पॉइंट पर जो कि टेंजेंट होती है। उसने कहा है स्टेटमेंट में कि जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन वेरी कर रही है, यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट और डायरेक्शन के वेरी करने की वजह से वेलोसिटी जो है वो वेरी करेगी। ये इसका आंसर होगा। There is a resultant force on Venus as it orbits the Sun. The force is perpendicular to the direction of motion of Venus. State why this force is needed. सर्कुलर पाथ में जो रिजल्टेंट फोर्स होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स ही बेसिकली इसे सर्कुलर पाथ में अराउंड द सन जो है वो रखती है। इस वजह से हमें ये रिक्वायर होती है टू कीप इट इन सर्कुलर ऑर्बिट। पार्ट 3 है। पार्ट 3 है, फिगर शोज ऑर्बिट ऑफ वीनस अराउंड सन, जो कि सर्कुलर है। ऑन द फिगर दिस ड्रॉ एन एरो टू शो द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द वीनस। रिजल्टेंट फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल या टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सन। स्टेट व्हाट कॉजेज द फोर्स एक्टिंग ऑन वीनस। सन और वीनस की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है बेसिकली ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है वीनस को, जिससे ये सर्कुलर पाथ में अराउंड द सन ऑर्बिट करता है, मूव करता है, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। पार्ट डी है, वन प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज क्लोजर टू द सन देन वीनस। ये होगा मर्क्यूरी। ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन है। कंपेयर द टाइम दैट दिस प्लैनेट टेक्स टू कंप्लीट वन ऑर्बिट। मरकरी और वीनस का टाइम जो है वो हमने कंपेयर करना है। देखें ये सन है, मरक्यूरी अगर यहाँ पर है तो वीनस यहाँ पर है। मरक्यूरी जो है सन के क्लोजर है, तो मरकरी पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है सन की वो वीनस की अकॉर्डिंग कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, ठीक है, जिसकी वजह से मरकरी की ऑर्बिटल स्पीड जो है वो ग्रेटर होगी वीनस से, और इसका जो टाइम पीरियड है, स्पीड ज़्यादा है तो जल्दी अपना वो राउंड ट्रिप कंप्लीट करेगा। टाइम ऑफ मर्क्यूरी जो है वो लेस होगा टाइम ऑफ वीनस से, यानी वो वीनस से ज़्यादा जल्दी अपना एक राउंड ट्रिप कंप्लीट कर लेगा अराउंड दी सन। तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं इनको हमने वर्ड्स में राइट डाउन कर देना है। ये स्टूडेंट्स इसका रिस्पॉन्स होगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। हमारा ये पेपर यहाँ कंप्लीट हुआ। आप इसकी स्टडी करें, इसमें क्वेश्चंस हों आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ उन्हें डिस्कस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट पेपर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।